अच्छा जी, हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है अब। चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 इज बेसिकली अबाउट कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कि हमने कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली सबसे पहले कैश की अगर हम बात करें तो कैश को होल्ड करने के तीन मोटिव होते हैं। पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन का, दूसरा होता है स्पेकुलेशन का, तीसरा होता है प्रिकॉशनरी। ट्रांजैक्शन मोटिव बेसिकली बताता है जो आप अपने पेमेंट्स को मीट करने के लिए, ठीक है, आपने को वेजेस वगैरह पे करने हैं, डिविडेंड पे करना है, आपने कोई उसके अलावा क्या कहते हैं यूटिलिटी बिल पे करना है, तो वो बेसिकली कैश से जब हम पे करते हैं तो दैट इज ओवर मोटिव ऑफ कैश विच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड मोटिव इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है जब आप किसी ऐसी चीज का एडवांटेज लेना चाहें, ठीक है, ऐसी चीज का एडवांटेज लेना चाहें जहां आप टेम्परेरी अपॉर्चुनिटी कर सकें। इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये है, इसने तो रॉ मटेरियल की एग्जांपल दी हुई है, जबकि हम स्पेकुलेशन की अगर हम बात करें तो हम स्पेकुलेशन के अंदर यहाँ सबसे अच्छी एग्जांपल जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं कि इफ वी हैव सम स्पेयर कैश आफ्टर कंडक्टिंग ओवर ट्रांजैक्शन इश्यूज, या अपने ट्रांजैक्शन मोटिव्स को आफ्टर कंप्लीटिंग ओवर ट्रांजैक्शन मोटिव्स, हमारे पास अगर कोई स्पेयर कैश बचता है, वी कैन इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है। सो स्पेकुलेटिव जो मोटिव ऑफ कैश होता है उसकी सबसे आसान एग्जांपल ये है, इफ यू हैव स्पेयर कैश आफ्टर कंक्लूडिंग योर ट्रांजैक्शन मोटिव यू कैन इन्वेस्ट एम इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। थर्ड जो मोटिव ऑफ कैश है दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है जी, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है जहां आप बेसिकली अच्छा, थर्ड मोटिव है हमारा दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव इज अबाउट कि आपने प्रिकॉशन के तौर पे को पैसे रखे होते हैं। जैसे कि हम सारे साल में एस्टिमेट करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो हम सारे साल में एस्टिमेट करके रखते हैं कि साल में किसी भी टाइम खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास एडिशनल पैसे होने चाहिए। उन एडिशनल पैसों के लिए हम प्रिकॉशन के तौर पर क्या कहते हैं अपने पास पैसे रखते हैं। होल्डिंग ऑफ कैश, देखें इसका टॉपिक का नाम भी होल्डिंग ऑफ कैश है कि आप पैसे क्यों होल्ड करते हैं। वेरी फर्स्ट मोटिव अगेन ट्रांजैक्शन के लिए, स्पेकुलेशन यानी इन्वेस्टमेंट के लिए, और थर्ड है प्रिकॉशन के लिए। सो प्रिकॉशन के लिए भी आप रख सकते हैं। तो ये तीन हमारे होल्डिंग ऑफ कैश हैं। अच्छा जी, होल्डिंग ऑफ कैश के बाद हम बात करते हैं कि हम हमारा बिजनेस साइकिल क्या है। हम यहाँ अगर अपना बिजनेस साइकिल ड्रॉ करें, हमारा बिजनेस साइकिल है, यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कैश, अकाउंट रिसीवेबल, देन इन्वेंट्री। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसी तरह हमारे पास अकाउंट पेबल होंगे, कोई अक्रूवल और पेबल्स होंगे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग हम क्रेडिट के ऊपर इन्वेंट्री लेते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री लेने के बाद उस इन्वेंट्री को हम नॉर्मली क्रेडिट के ऊपर सेल आउट कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो गए। अकाउंट रिसीवेबल जब कन्वर्ट होते हैं कैश में, यानी हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करते हैं, तो कैश जनरेट होता है। फिर कैश के ट्रांजैक्शन पर्पस को अगर हम देखें तो हम लोगों से जिन्होंने हमने उधार पे मटेरियल लिया होता है, यानी क्रेडिट पे मटेरियल लिया होता है, उनको पैसे पे करते हैं, और उसके बाद जितने भी अक्रूवल्स होते हैं उनको पे करते हैं। और ये पूरा जो साइकिल है ये चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड, ये हमारा बेसिकली साइकिल है पूरा बिजनेस का। अगर हम इस साइकिल को देखें तो अकाउंट रिसीवेबल की अगर मैं बात करूं दैट इज बेसिकली कलेक्शन, यानी मुझे पैसे कलेक्ट करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्ट करूंगा तो कैश में कन्वर्ट करेंगे होंगे। और अगर मैं बात करता हूं अकाउंट पेबल की, तो मैं इस पोर्शन का कहूंगा ये मेरी डिसबर्समेंट है। डिसबर्समेंट से क्या मुराद है कि एक जगह से लिए पैसे और दूसरी जगह पे पे ऑफ किए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक अकाउंटिंग साइकिल है कि आपने क्रेडिट पे मटेरियल लिया, फिर उसको क्रेडिट पे सेल आउट कर दिया, और क्रेडिट पे सेल आउट करने के बाद आपने उसको कैश कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद आप उसके फिर अकाउंट पेबल पे किए, अक्रूवल्स पे किए। तो ये सारा तरीका कार है। अगर अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो अकाउंट रिसीवेबल से हमारे सबसे पहली कोशिश होती है हम कैश को कलेक्ट करें और दूसरी साइड पे हम उसको डिस्पर्स करें।
तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम अपनी कैश की कलेक्शन को स्पीड अप करें। हम कैश कलेक्शन कैसे स्पीड अप कर सकते हैं? सबसे पहला काम, बिल जो है टाइम पे प्रिपेयर हो। इनवॉइस, बिल प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज सबमिटेड टू द परचेजर, इट लिस्ट द आइटम बॉट सेल, सारा कुछ। यानी कि अगर आपने अपने पैसे टाइम पर लेने हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि आप अपनी जो इनवॉइसेस हैं वो टाइमली जनरेट करें और लाजमी जनरेट करें। बड़ी सादा सी एग्जांपल है, अगर हम इसके कहें, देखें हमारे पास बिजली का बिल आता है, यूटिलिटी बिल है, वन ऑफ द यूटिलिटी बिल। अगर आप यूटिलिटी बिल की अगर आप बात करते हैं, तो यूटिलिटी बिल में सारा कुछ लिखा होता है, किसके नाम पे मीटर है, कितने यूनिट्स की प्रीवियस रीडिंग थी, अब कितनी रीडिंग होगी है, कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, बाकी सरचार्ज कितने हैं, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन अगर इन केस दी है तो वो क्या है। लेकिन ये सारा कुछ कलेक्ट करने के लिए वापडा को पहले इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हैं, यानी 30 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो राइट आफ्टर 30 डेज आपका जो बिल है वो उसके पास, यानी इनवॉइस उसके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई डिले ना हो। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक लिखा हुआ है कलेक्शन फ्लोट। कलेक्शन फ्लोट का मतलब यह है कि जब आपने इनवॉइस दे दी और उसके बाद आपने पैसे रिसीव किए, आपके इनवॉइस देने से लेकर, यानी इनवॉइस डिलीवरी से लेकर आपको रिसीव करने तक का जितना भी टाइम है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन फ्लोट। दैट इज कॉल्ड कलेक्शन फ्लोट, कि कितनी देर में होगा। अच्छा जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, दैट इज अर्लियर बिलिंग। अर्लियर बिलिंग का क्या मतलब है? अर्लियर बिलिंग का मतलब है कि अगर आपकी किसी के साथ कोई डिफाइंड बिलिंग है तो वो आप अर्ली बिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बैंक से कोई लीज करवाई हुई है तो उसकी इंस्टॉलमेंट डिफाइंड है। अगर उसकी इंस्टॉलमेंट डिफाइंड है तो वो अर्लियर बिल की जा सकती है। सिमिलरली कुछ सप्लायर्स होते हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को सप्लाईज देते हैं, और वो जो सप्लाईज होती हैं वो नॉर्मली तकरीबन कांस्टेंट सी होती हैं। लेट्स से अगर आप किसी दफ्तर में फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग पेपर्स सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके महीने के जितने प्रिंटिंग पेपर्स हैं वो आपको तकरीबन मालूम होंगे कि ये एक महीने में कितने पेपर यूज़ करते हैं। तो आप उनके साथ डिफाइन कर सकते हैं कि जी आप मेरे साथ कांस्टेंट बिलिंग कर रहे हैं। इसी तरह जितना ये ब्रांड्स वाले हैं मुल्तान के अंदर, इनके भी बहुत से सप्लायर्स ऐसे हैं जिनके साथ इन्होंने कांस्टेंट बिलिंग की हुई है। अगर आपकी कांस्टेंट बिलिंग या अर्लियर बिलिंग है तो आप प्री ऑथराइज डेबिट कर सकते हैं, जिसकी सबसे अच्छी और सबसे वाज़ेह एग्जांपल ये है कि जो बैंक है, बैंक ने अगर आपको कार लीज़ करके दी है, तो वो आपकी के बैंक अकाउंट के अंदर से डिफाइंड डेट के ऊपर जो लीज़ अमाउंट या इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो कलेक्ट कर लेता है। उसको प्री ऑथराइज डेबिट करने की इजाज़त होती है। वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं। वो उस डिफाइंड तारीख के ऊपर वो अपने पैसे जो इंस्टॉलमेंट के वो डिडक्ट कर लेगा। इन केस उतने पैसे मौजूद नहीं हैं तो फ़ौरन आपको नोटिफ़ाई करवा दिया जाएगा कि इतने पैसे आप जमा करवाएँ, ताकि आप उस बैंक उसको कलेक्ट कर सके। तो प्री ऑथराइज़ डेबिट का मतलब यही है कि आप उसके अकाउंट से पहले से निकलवा लें। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम इज़ जस्ट लाइक एन पोस्ट ऑफिस सिस्टम। इसकी क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आजकल कम है क्योंकि आजकल आईटी का दौर ज़्यादा है। लॉक बॉक्स जो हैं बेसिकली इस तरह होते हैं कि आपके जो कलेक्शंस हैं, वो जो जितनी भी चेक्स आ रहे हैं, जितने भी ड्राफ्ट आ रहे हैं, वो किसी एक लॉक बॉक्स के ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं। वो लॉक बॉक्स के ऊपर ड्रॉप होते हैं उस पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस वाले आपके बिहाफ पे उसको जाकर बैंक्स में सबमिट करवा देते हैं। तो लॉक बॉक्स इज जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जिसे हमारे पास पीओ बॉक्स भी कहते हैं। वो एक बॉक्स है जिसको आपने ताला लगवाया हुआ है, उसमें जितनी कलेक्शन या चेक्स वगैरह आएंगे वो उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे, और उसके बाद वहां से जो है पोस्ट ऑफिस या थर्ड पार्टी उन चेक्स को उठाएगी और बैंक में आपके बिहाफ पे जमा करवा देगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लॉक बॉक्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक बॉक्स जो है, इसकी आसान एग्जांपल है आजकल हम जिस तरह यूज़ करते हैं ऐप्स, ठीक है। ऐप्स के अंदर होता क्या है, ऐप्स के अंदर आप अपनी पेमेंट्स को शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि आपने किसी को पैसे देने हैं, वो उसमें शेड्यूल कर दें, और किसी से रिसीव करने हैं तो उसकी डेट शेड्यूल करते हैं। अगर उस तारीख को पैसे आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपके पैसे देने होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें शेड्यूल अमाउंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। जैसे हमारे पास जो बैंक्स की ऐप हैं, आप ऐप के अंदर लॉगिन होने के बाद आप उसके अंदर जाकर अपने जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको शेड्यूल कर दें, तो ऑटोमेटिकली